दोस्तों नमस्कार। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक किए हैं 1190 सवाल। आज हम लोग 1191 से आगे बढ़ेंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में बोल दे या फिर खट्टे दूध में बोल दे, लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में मिलेगा, सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में मिलेगा, एसिटिक अम्ल सिरका में मिलेगा। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पर जो है कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण, इनमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों का रोल होता है, लेकिन बोर्ड वाले ने इसका केवल ऑक्सिन पर टिक मारा है, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि यानी कि सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है ऑक्सिन। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। यहाँ देखिए, ये पहला न्यूरॉन का पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट एक्सॉन टर्मिनल, और ये दूसरा न्यूरॉन का पार्ट है, स्टार्टिंग वाला। यहाँ पर दिखाया गया है, ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। इस पूरे जंक्शन को जहां पर ये दो न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। इसको बोलते हैं साइनेप्स। इसी साइनेप्स का पार्ट है ये, जो कि खाली स्थान है, गैप है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है। साइनेप्स हो गया जंक्शन, और जो गैप है उसको बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्योंकि यहां पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं दिया हुआ है, तो हम साइनेप्स के साथ जाएंगे। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिख जाए तो आप उसी को टिक मारेंगे, अगर नहीं दिखे तो आप साइनेप्स को टिक मार सकते हो। लेकिन अंतर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचनाओं को बनाए रखता है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। जो सौर मंडल में जो ग्रह है वो आपस में बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कौन सा? मिरर है। सबसे पहली बात, उत्तल है, कॉन्वेक्स है, ऊपर से क्या है? मिरर है, लेंस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान में रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है या तो छोटा बनेगा या तो पॉइंट साइज का बनेगा। पॉइंट साइज बोले तो बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल, या तो छोटा बनेगा या फिर बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। पॉइंट साइज का तब बनेगा जब प्रतिबिंब होगा अनंत पे, माफ करना, जब ऑब्जेक्ट जो होगा ये होगा अनंत पे, तब जाकर के जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा फोकस पे। और स्मॉल कब होगा? स्मॉल अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी आप वस्तु को डाल दो, स्मॉल ही बनेगा, स्मॉल ही बनेगा। वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो, जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। और कहां पर बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इमेज जो है ये यहां पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, चाहे आप जहां पर भी डाल दो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये सीधा होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो आपने यहां पर क्या देखा? उत्तल दर्पण में सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। सीधा में छोटा प्रतिबिंब कभी भी अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। सीधा में छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है, बिंदु के आकार का बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसके अलावा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, चाहे आप वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो। तो यहां देखो आप, प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच निर्मित है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, गलत बोला है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रतिबिंब छोटा बनता है, सही है। सीधा बनता है, सही है। आभासी बनता है, वो भी सही हो जाता है। और प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में निर्मित होता है, ये भी सही है। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक ये दोनों होते हैं। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों है अस्थायी ऊतक, लेकिन सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है। इसमें जो एथेनॉल होता है, इसमें क्या मिला दिया जाता है? मेथेनॉल। देखो यहाँ पर मेथेनल लिखा हुआ है, मेथेनल होता है, मेथेनल है, और यहाँ पर मेथेनॉल है। ठीक है, तो ये मेथेनॉल होता है, CH3OH, और ये मेथेनल है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये है एक कार्बन वाला एल्कोहल, और यह एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि HCHO। फॉर्मल्डिहाइड बोल दो या फिर मेथेनल बोल दो। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मेथेनॉल को जहरीली शराब बोलते हैं। डैश एक मोनोकॉट है। ये जो फर्न है ये है टेरिडोफाइट। ये टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा, ये टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा। स्पाइरोगैरा ये हरा शैवाल है, ये थाइलोफाइटा के अंदर आएगा। आइपोमिया और पफियोपेडिलम ये दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं। ये दोनों ही एंजियोस्पर्म्स है, बोले तो फूल देने वाले पादप है। जिसमें कि ये जो आइपोमिया है ये है डाइकॉट और ये है मोनोकॉट। हमसे मोनोकॉट पूछा था, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिवर वर्ट आपसे कभी पूछ दे, लिवर वर्ट्स एंड मॉसेस, ये किस में आएगा? ब्रायोफाइट्स के अंदर।
यानी कि ब्रायोफाइटा समूह के अंदर। निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? श्वसन प्रणाली यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसका हिस्सा नहीं है। श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं, ये हो जाएगा। लंग्स तो है ही और ब्रोंकाई भी होता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा, ये जो हमारे ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, हाइंड ब्रेन जिसे बोलते हैं, इसी का ये पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसी से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट होता है। एक उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ फिर से उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? क्या सब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले? सीधा होगा, सीधा आभासी होता है, छोटा होता है या फिर बहुत छोटा होता है, छोटा होता है या फिर बहुत छोटा होता है, बिंदु के आकार का। छोटा कहां पर बनेगा? फोकस पर। बहुत छोटा कहां पर बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। फोकस पर कब बनेगा? जब वस्तु होगा अनंत पर। और ये कब बनेगा? जब वस्तु हो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर। ये जो है हमारा इमेज का पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट का। तो अब देखते हैं विकल्पों को। देखो, समान आकार का काट दो यहां पर, ध्रुव और फोकस के बीच यानी कि पोल और फोकस के बीच, सही है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी सही है। यहां देखो, प्रकाशीय केंद्र सी, प्रकाशीय केंद्र को हम सी से नहीं दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं। और देखो यहाँ वास्तविक लिखा हुआ है तो ये भी काट दो। एक है फोकस पर, फोकस पर तो बनता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर डी नहीं टिक मारेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। अगर यहाँ लिख देता कि अनंत पर रखी हुई है तब हम डी को टिक मारते हैं। अगर बोलता है कि अनंत पर वस्तु है, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर है, तब हम डी को टिक मारते हैं। अदरवाइज आपको यही समझना है कि अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम दिया? ये दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, एक संकर के आधार पर, यानी एक एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाना, उसी को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभावितता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों के शुद्धता का नियम। ये जो 2 नियम है ये दिए गए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, और ये वाला जो नियम है ये दिया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो ये चीज जो है आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा है, ऑडिबल जो रेंज है ह्यूमन के लिए वो क्या है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन पाता है। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के साउंड को सुन पाता है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की जो आवृत्ति है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज बोल दो, इससे ज्यादा है उसे हम लोग प्रश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से अगर कम है इसे हम अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अवश्रव्य बोले तो इंफ्रासोनिक और प्रश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता को सही क्रम दर्शाता है। आयनीकरण क्षमता को ही हम लोग आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। आयनीकरण क्षमता बोल दो या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो या फिर आयनीकरण ऊर्जा बोल दो। ध्यान में रखिएगा आप, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तब आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। यहां प्रथम शब्द लगा हुआ है, तो जो आप ऑर्डर याद रखते हो, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, यह प्रथम आयनीकरण क्षमता का ही होता है, यह प्रथम आयनीकरण क्षमता का ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है X, ठीक है, कोई एटम मान लो X है, हम यहां से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहां पर बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मतलब ये क्या हुआ, आयन बन गया। तो आयनीकरण ऊर्जा का मतलब यही हुआ कि एक उदासीन परमाणु को हम आयन में कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, आयनीकरण ऊर्जा बोलेंगे। क्योंकि यहां पर हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्योंकि हमने यहां पर क्या किया, पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसीलिए यहां पर प्रथम शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगी, उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वही मान लो यहाँ पर जो X प्लस है हमारा, यहाँ से हम एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, यानी कि +2 आएगा। हमने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब हम यहाँ पर जो एनर्जी देंगे ये हो जाएगा IE2, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम फिर से निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मतलब होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय का। ये जो ट्रेंड आप याद रखते हो ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का होता है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग विकल्पों को देखते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है प्रथम आयनीकरण क्षमता के लिए। पहला है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। ये तीनों एक ही समूह के अंदर आते हैं, ये तीनों एक ही समूह के अंदर आते हैं, समूह 14 में। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। मैंने अभी आपसे कहा जब हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये घटती है, तो यहाँ लिखा हुआ है कि बढ़ती है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। यहाँ पर आ जाओ,
लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जब हम नीचे आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी इस हिसाब से लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, सॉरी लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि घटेगी तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर सबसे कम है। उसके बाद आ जाओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ है देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक ही आवर्त के तीनों तत्व हैं। तो जब हम आवर्त में ऐसे चलेंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के पास, उससे कम कार्बन और उससे कम बोरोन के पास। यहाँ पर देखो बोरोन के पास सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये समूह 2 के तत्व हैं, तीनों के तीनों। तो ये बेरिलियम, ये मैग्नीशियम, ये कैल्शियम, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये घटेगी। इस हिसाब से बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम कैल्शियम का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? उड़ता हुआ वायुयान, इसके पास गति है, गतिज ऊर्जा होगी। गिरता हुआ नारियल, गति है, गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ धावक के पास गति है, गतिज ऊर्जा। इन सब के पास गतिज ऊर्जा। बांध का पानी में है स्थितिज ऊर्जा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल बोलेंगे। निम्न में से ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है। तो जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है, उस बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है और वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ये सही है, हमसे गलत पूछा गया है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, यहाँ पर इसका मतलब है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जो हीट एनर्जी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर ये यांत्रिक ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर में आप करंट पास करवाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और वहां से हम लोग ऊष्मा लेते हैं, यानी कि हीट एनर्जी। जहाँ लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वहां से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में, ये भी सही है। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसी को हम लोग एनॉक्सी रेस्पिरेशन, यानी कि प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? ये हो जाएगा फाइबर बोर्ड। जो ऑडिटोरियम होता है वहां पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सुनने के लिए, स्टेज पर जो भी इंसान बोल रहा है उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये वहां पर सुनिश्चित करना होगा कि जो सामने वाला बोलेगा वो क्लियरली सुनाई दे लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हेलो दोस्तों बोलेगा तो हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, इस तरह से इको होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा साउंड का। तो एक शब्द होता है अनुरण, जिसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। मल्टीपल इको को, ठीक है, मल्टीपल इको यानी कि बार बार इको करेगा, बार बार इको होगा। एक बार हेलो बोलेगा तो कई बार हेलो 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 होता रहेगा, ये होता है मल्टीपल इको। और मल्टीपल इको को हम लोग अनुरण बोलते हैं। बहुल प्रतिध्वनि, बहुल प्रतिध्वनि को हम लोग अनुरण बोलते हैं। तो इसी अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं, ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, टकरा करके वापस न जाने दे। जो ध्वनि है उसको अवशोषित कर ले, टकरा करके वापस। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन पर बहने वाला पानी टरबाइन घुमा सकता है, क्योंकि इसमें निहित है। तो पानी बह रहा है मतलब गति है, तो गतिज ऊर्जा है, जिसके कारण वो टरबाइन घूमेगा। निम्नलिखित में से कौन कथन अम्ल के बारे में सत्य है? अम्ल के बारे में बताना है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तब हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। ध्यान से सुनिएगा, अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होता है। यही अम्ल जब धातु के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, कहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और कहां पर हाइड्रोजन। नीले लिटमस को लाल में बदल देता है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पर देखो H2CO2 लिखा है ना, तो यहाँ पर है H2, CO2, ये अलग अलग है, यहाँ पर एक साथ हो चुका है लेकिन ये अलग अलग है, H2CO2। जलीय माध्यम में या फिर तरल अवस्था में OH- का निर्माण करते हैं, ये गलत हो जाएगा। अम्ल ये H+ देता है। सांस लेने की प्रक्रिया में डैश शामिल है। सांस लेने की प्रक्रिया में हम लोग सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, लेते हैं उसको हम प्रश्वसन बोलेंगे, छोड़ते हैं निश्वसन बोलेंगे। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी होता है फैट का ऑक्सीडेशन या फिर बोल दो ऑयल का ऑक्सीडेशन या फिर फैटी एसिड का ऑक्सीकरण। ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण। जो चिप्स कुरकुरे के पैकेट्स होते हैं उनमें से ऑक्सीजन को निकाल करके उसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है, क्योंकि अगर ऑक्सीजन हुआ तो चिप्स एंड कुरकुरे जो कि उसमें ऑयल है, फैट है, उसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन, जिसके कारण क्या होगा, उसका टेस्ट खराब हो जाएगा, उसका स्मेल खराब हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं रेंसिडिटी। निम्नलिखित में से गलत कथन चुनना है। पृथ्वी की तुलना में कैपिटल जी का मान चंद्रमा पर छठा हिस्सा है, यह गलत हो जाएगा। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर स्मॉल जी का छठा हिस्सा है, कैपिटल जी का नहीं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो कैपिटल जी है इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक।
सार्वत्रिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो मान है ये पूरे यूनिवर्स के लिए कांस्टेंट है। पूरे यूनिवर्स में आप किसी भी प्लेनेट पर कहीं पर भी चले जाओ, जी का मान कांस्टेंट रहने वाला है। और ये कितना होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। यूनिट को ध्यान में रखना है और वैल्यू भी। चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के बराबर होता है, ये हमारा सही है। यहाँ पर गलत पूछा था, आंसर हमारा यहाँ पर ए हो जाएगा। खैर अभी और चेक करते हैं क्योंकि यहाँ से हमें बताना है कि क्या आंसर है। अब है 1 मीटर की दूरी पर रखे गए 2 kg और 3 kg द्रव्यमान के दो बिंदुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल इतना है। जो हमारा फॉर्मूला होता है गुरुत्वाकर्षण बल का वो होता है कैपिटल G m1 m2 बट्टे में r स्क्वायर। m1 m2 द्रव्यमान है अलग अलग वस्तु का और r है उनके बीच की दूरी। ठीक है, r है उनके बीच की दूरी। g का वैल्यू देखो यहाँ पर 6.67 × 10⁻11 हो जाएगा। m1 m2 का वैल्यू देखो 2 kg 3 kg दे रखा है यहाँ पर, 2 × 3 हो जाएगा यहाँ पर, बट्टे में r स्क्वायर। r का मान यहाँ पर 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व करके आप देखिएगा वैल्यू आपको इतना ही मिलेगा, मतलब ये भी हमारा सही हो जाएगा। द्रव्यमानों और दो निकायों के गुणनफल से बल से सीधे अनुपातिक है। मतलब यहाँ पर सवाल ये बोल रहा है आपसे कि जो ये f है ये समानुपाती है m1 m2 के, यानी m1 गुने में m2 के। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी सही है। हमें गलत पूछा था तो केवल ए गलत है। यदि कोई वस्तु समान अंतराल में असमान दूरी तय करती है तो इसे डैश कहा जाता है। मान लो आप चल रहे थे स्टार्टिंग के 10 मिनट में मान लो आपने 2 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में मान लो आपने 1 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 मिनट में आपने 1.5 किलोमीटर चला। तो क्या हो रहा है? समान समय अंतराल में आप अलग अलग दूरी तय कर रहे हो। इसे बोलते हैं असमान गति। ये हमारा राइट आंसर। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है? तो कार्य बराबर हमारा होता है F(s) cos थीटा। यही होता है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है तो पानी निकालने के लिए बल लगाया जाएगा ऊपर की ओर। तो बल लगाया जाएगा ऊपर की ओर और विस्थापन भी हो जाएगा ऊपर की ओर। तो विस्थापन और बल की दिशा जब हो तो कार्य हमारा धनात्मक होता है, मतलब कार्य यहाँ पर होगा। ठीक है, कार्य यहाँ पर होगा। एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। तो एक गधा है, गधे की पीठ पर अगर वस्तु रखी हुई है, गधे के ऊपर अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो इस गधे की पीठ द्वारा इस वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगेगा, नॉर्मल फोर्स, सामान्य बल, या फिर बोल दो अभिलंब बल। और इसका विस्थापन किधर है? इधर है। यानी गधा चल तो इधर रहा है लेकिन पीठ के द्वारा बल ऊपर की ओर लग रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ? बल और विस्थापन के बीच में जो एंगल है ये 90 डिग्री बना है। तो जब आप यहाँ पर थीटा की जगह 90 डिग्री डालोगे तो कार्य हमारा 0 आ जाएगा। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कोई कार्य नहीं होगा। सुमन एक पूल में तैर रही है तो सुमन अपने हाथ से पानी को पीछे की ओर धक्का मारेगी, यानी पीछे की ओर बल लगाएगी और सुमन आगे की ओर जाती है। तो यहाँ पर बल और विस्थापन क्या हुआ? अपोजिट हो गया। कार्य तो यहाँ भी होगा लेकिन इस बार ऋणात्मक होगा। एक इंजन ट्रेन को खींच रही है तो इंजन जिस दिशा में ट्रेन को खींच रही है, जो पूरी ट्रेन है उसी दिशा में चलती है। तो बल और विस्थापन यहाँ पर सेम डायरेक्शन में होने वाला है। तो कार्य यहाँ पर होगा बट ये धनात्मक होगा। केवल एक केस है जहां पर कार्य नहीं होगा, वो है बी। एक विद्युत उपकरण है 1 सेकंड में 100 जूल ऊर्जा की खपत करता है। यदि 1 घंटा चलता है तो इसके द्वारा खपत की गई बिजली की मात्रा क्या होगी? 1 सेकंड में 100 जूल बिजली की खपत हो रही है। 1 सेकंड में 100 जूल। 1 घंटा चलता है यानी कि 60 गुने में 60 सेकंड। तो कितनी खपत होगी? इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को हम लिख सकते हैं, इस पूरे वैल्यू को 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 सेकंड में 100 जूल तो इतने सेकंड में इतने जूल। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट और इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो यह 1 इकाई बिजली की खपत करेगा यानी कि 1 किलोवाट आवर विद्युत। क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उसके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश दर्शाता है। जो कार्बन है एक तो ये साइज में बहुत ही छोटा है, उसके बाद कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है और सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये अपने ही जैसे और भी परमाणु के साथ लंबे लंबे चैन बना सकता है, बड़े बड़े अणुओं का निर्माण कर सकता है। ये कार्बन के पास खासियत है। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखलन। तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शरीर कोशिकाओं की 2 परतों से बना है? सिलेंट्रेटा फाइलम जंतु जगत के अंदर संघ है सिलेंट्रेटा, इसी को निडेरिया बोलते हैं। ये जलीय जंतु है, जल में रहते हैं। इनकी शारीरिक संगठन उत्तक स्तर का होता है। इससे पहले वाला जो संघ है फाइलम है वो है पोरीफेरा बहुकोशिकीय है, लेकिन उत्तक का निर्माण उसमें नहीं होता है। कोशिका तो बहुत सारा है पोरीफेरा के अंदर, लेकिन उत्तक का निर्माण वहां पर नहीं होता है। पहला संघ जहां पर हमें उत्तक देखने को मिला वो है सिलेंट्रेटा या फिर बोल दो निडेरिया। इनमें एक देह गुहा पाई जाती है। इनका शरीर कोशिकाओं की 2 परतों यानी कि आंतरिक और बाह्य परत का बना होता है। यही सवाल आपसे पूछा गया था। इनकी कुछ जातियां हैं जो ग्रुप में रहना पसंद करती है, जैसे कि कोडल, और कुछ अकेले जैसे कि हाइड्रा। और इनके और एग्जांपल्स कौन से हैं? समुद्री एनिमोन और जेलीफिश।
आंसर क्या होगा? हाइड्रा। बाकी के ये जो तीनों जंतु है ये है आपका फाइलम यानी कि संघ प्लेटीहेल्मिन्थस का। प्लेटीहेल्मिन्थस का, प्लेटीहेल्मिन्थस के जो जानवर हैं इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वॉर्म। फ्लैट वॉर्म्स, ये सारे फ्लैट वॉर्म्स हैं। निम्न में से किस मामले में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम स्थितिज ऊर्जा है? स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh हो जाएगा। जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा, पृथ्वी से जितना ज़्यादा ऊंचाई होगा उसके पास स्थितिज ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। तो कुर्सी पर बैठा व्यक्ति है, मेज पर बैठा व्यक्ति है, छत पर बैठा हुआ है, भूमि पर बैठा हुआ है, इसमें सबसे कम स्थितिज ऊर्जा है किसके पास? भूमि पर जो बैठा हुआ उसके पास है ही नहीं, क्योंकि बैठा हुआ है जमीन पे। जो छत पर है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर है, इसके पास स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक होगी। निम्नलिखित में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। अब इस सवाल में कहा गया है आपके पास एक लेंस है, बोला नहीं है कि कौन सा लेंस है, आपके पास एक मिरर है। इस दोनों के लिए बोला गया है कि जो फोकल लेंथ है ये -20 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि लेंस कौन सा है और मिरर कौन सा है। देखिए जब फोकल लेंथ आपका नेगेटिव हो, तो लेंस हो या फिर मिरर हो अवतल ही होगा, यानी कि कॉन्केव होगा। अगर यही f पॉजिटिव हो तो चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो उत्तल होगा। हमारा आंसर यहाँ पर दोनों अवतल हो जाएगा, लेकिन बोर्ड वाले ने इसका आंसर ये दिया हुआ है दर्पण उत्तल है, लेंस अवतल है, जो कि गलत है, सही नहीं होगा। मतलब आप में से जिन्होंने भी ये वाला आंसर टिक मारा होगा जो कि सही है उसके नंबर कट गए होंगे। डैश एक थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन, ये तीनों एग्जांपल आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, टेफ्लॉन और पॉलीस्टीरीन, ये तीनों एग्जांपल्स है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के। जो थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर होते हैं इसको जब आप हीट करोगे, गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा, और जब वापस आप इसको ठंडा करोगे, कूल करोगे, ये हार्ड हो जाएगा। ऐसा थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के साथ किया जा सकता है और ये बार बार किया जा सकता है। जैसे मान लो थर्मोप्लास्टिक है आपके पास, सॉफ्ट करो, उसके शेप को चेंज कर दो, आकृति को बदल दो, फिर ठंडा कर दो, हार्ड हो जाएगा। मान लो आकृति पसंद नहीं आया, आप उसको बदलना चाहते हो, वापस उसको गर्म करो, सॉफ्ट करो और शेप को चेंज कर दो। तो ऐसा बार बार किया जा सकता है थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर के साथ। थर्मोसेटिंग के साथ नहीं किया जा सकता है। बेकेलाइट, ये जो बेकेलाइट है ये है थर्मोसेटिंग पॉलीमर। सी हमारा राइट आंसर। अब आपके पास ये सारे तत्व हैं, बताना है प्रथम आयनीकरण क्षमता क्रम होता है, यानी कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर है। ये सारे जो तत्व है ये कौन से आवर्त का है? अभी आपने देखा था ये सारे जो तत्व है ये आवर्त 3 का है। देखिए आपको याद होना चाहिए आवर्त 1, आवर्त 2, आवर्त 3, आवर्त 4, इनमें जो भी तत्व है इनको आपको याद रखना है आवर्त वाइज। और ग्रुप के अंदर जो आपका ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, उसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 ग्रुप वाइज आपको तत्व याद होने चाहिए, तभी आप इस तरह के सवाल बना पाओगे, अदरवाइज आप नहीं बना पाओगे। अगर आपको याद होगा कि ये आवर्त 3 का तत्व है तभी तो आप सोच पाओगे ना, वरना आप घूमते रह जाओगे कि मैग्नीशियम कहां पर है, एल्यूमिनियम कहां पर है, और इस तरह के सवाल आप छोड़ करके आओगे। तो जो आवर्त 3 है इसमें कौन कौन से तत्व हैं देख लो एक बार फिर से। नमक, अलसी, पस कलर, आप ऐसे याद रखेंगे, नमक, अलसी, पस कलर, ये दोनों है एस ब्लॉक के तत्व और ये सारे के सारे हैं पी ब्लॉक के तत्व। जो हमारा जनरल ट्रेंड है वो क्या कहता है, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है, जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं यही आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। जनरल ट्रेंड हमारा क्या कहता है, ये जनरल ट्रेंड हमारा ये कहता है। लेकिन अपवाद क्या है कि मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम एक दूसरे का स्थान ले लेंगे, मतलब एल्यूमिनियम यहां पर चला आएगा और मैग्नीशियम यहां पर चला आएगा, यहां पर सल्फर पीछे चला आएगा, फास्फोरस आगे निकल जाएगा। आपको तो केवल सिलिकॉन तक चेक करना है, तो यहां पर देखो सोडियम का सबसे कम हो जाएगा, इसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, इसके बाद मैग्नीशियम आएगा और उसके बाद सिलिकॉन आएगा। सोडियम का सबसे कम होगा, सोडियम का देखो यहां पर ज्यादा बताया है, काट दो। सोडियम का देखो यहां पर ज्यादा बताया है, काट दो। सिलिकॉन का सबसे ज्यादा होगा, लेकिन सिलिकॉन का देखो यहां पर कम बताया है एल्यूमिनियम से ज्यादा है ना सिलिकॉन का, तो ये भी काट दो। हमारा आंसर यहां पर बी हो जाएगा। देखो विकल्प किस प्रकार से दिया हुआ है, ये जो ऑर्डर दिया हुआ है यहां पर साइन देखो आप, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, यहां पर देखो लेस देन, लेस देन, लेस देन। सोडियम का दे रखा है, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल, सोडियम से ज्यादा मैग्नीशियम का है, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से भी तो ज्यादा है ना, तो यहां पर ग्रेटर देन एल्यूमिनियम लिखेंगे। और सबसे ज्यादा सिलिकॉन का है तो यहां पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सिलिकॉन। तो ये जो ऑर्डर भी दिया हुआ है थोड़ा सा घुमा करके दे दिया आपको। बी हमारा राइट आंसर। जैव विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, फंडामेंटल सोर्स क्या है? जो वेरिएशंस आते हैं, जो विभिन्नताएं आती है, जो वेरिएशंस आते हैं, क्यों आते हैं, इनका आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन हो सकता है, एक तो उत्परिवर्तन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, डीएनए का जब कॉपी होता है उसमें क्या हो, एरर हो जाए, और क्या हो सकता है, जीन का पुनः नियोजन, यानी कि
जो जीन का रिकॉम्बिनेशन होता है, जीन का पुनः योजन होता है, उसके थ्रू भी। तो ये सारे कारण हैं जिसके कारण वेरिएशंस आ सकते हैं। अंतः श्वसन के कारण, यानी कि जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े डैश के कारण हवा से भर जाते हैं। जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो क्या होता है, जो डायफ्राम होता है वो संकुचित होता है और नीचे की ओर आता है। देखो डायफ्राम जो है नीचे की ओर आएगा और जो आपकी पसलियां हैं ये ऊपर की ओर भागती है। डायफ्राम नीचे की ओर और पसलियां ऊपर की ओर, ताकि जो थोरेसिक कैविटी है, वक्षीय गुहा है, उनका जो आयतन है ये ज़्यादा हो जाए। आयतन ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर आ पाए। और जो लंग्स होती है वो इन्फ्लेट कर जाती है। लंग्स जो है वो इन्फ्लेट कर जाती है। तो इन्फ्लेट का मतलब यहाँ पर स्फीति होगा, फेफड़ों की स्फीति। जैसे कि इन्फ्लेशन मुद्रा स्फीति, वैसे ही यहाँ पर इन्फ्लेट है यानी कि स्फीति। मान लो अगर स्फीति ना हो, यहाँ पर कुछ और ही दे रखा हो, तब फैलाव हो जाएगा। क्योंकि हम ये भी बोलते हैं इस केस में कि जो लंग्स है वो एक्सपैंड कर जाता है। जो लंग्स है दोनों ये एक्सपैंड कर जाते हैं, और एक्सपैंड का मतलब फैलना होता है। तो मान लो स्फीति नहीं हुआ, फैलना यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप इसको टिक मार सकते हो। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्फीति और फैलाव है, आई थिंक इस दोनों का मतलब तो एक ही है। एक्सपैंड भी करना हम बोलते हैं तो एक्सपैंड के लिए फैलाव आता है, यहाँ पर इन्फ्लेट लिखा हुआ है इसके लिए स्फीति आता है। तो ये दोनों सही हो सकते हैं, बट बोर्ड की तरफ से इसका आंसर सी मारा गया है, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है। वही जब हम सांस को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, जो पसलियां ऊपर उठी थी ये वापस से नीचे आएगी, और जो डायफ्राम ये नीचे की ओर खिसका था ये वापस से ऐसे हो जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, ठीक उल्टा। और जो लंग्स है ये डिफ्लेट कर जाते हैं। अगला सवाल है, दो गेंद है, एक लोहे की गेंद है जो कि 8 किलोग्राम की है, और एक एल्यूमिनियम की गेंद है जो कि 3 किलोग्राम की है। दोनों के 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। 10 मीटर की ऊंचाई पर इनमें से कौन सी राशि समान होगी? त्वरण हो जाएगा, त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण यानी कि गुरुत्वीय त्वरण, वो भी कितना होगा, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो कैपिटल स्मॉल जी बराबर होता है हमारा कैपिटल जी कैपिटल एम बटे में आर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो एम होता है ये द्रव्यमान है, लेकिन किसका, प्लेनेट का, ग्रह का, वस्तु का नहीं। जो वस्तु गिर रहा है, जैसे यहाँ पर 8 किलोग्राम 3 किलोग्राम लिखा हुआ है, इसके द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करेगा। ये जो द्रव्यमान लिखा होता है यहाँ पर कैपिटल एम, ये ग्रह का होता है, ना कि वस्तु का होता है। जब आप सवाल बनाते हो तो चाहे वस्तु का द्रव्यमान जो भी हो, आप देखते हो ना, जी का मान आप 9.8 ही लेते हो। क्यों लेते हो? क्योंकि वस्तु के द्रव्यमान पर तो ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, और ना ही वस्तु के साइज पर। यहाँ जो आर लिखा हुआ है ये त्रिज्या है किसका, ग्रह का, ना कि उस वस्तु का। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। जब आप जी का वैल्यू यहाँ पर डालोगे, जब पृथ्वी का द्रव्यमान आप यहाँ पर डालोगे, जब त्रिज्या यहाँ पर डालोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे, तब आपका वैल्यू 9.8 ही आएगा, जो आप याद करते हो। डी ब्लॉक के तत्व किस में पाए जाते हैं? जो आपका समूह 1 है और जो समूह 2 है, यह है आपका एस ब्लॉक का तत्व। समूह 3 से लेकर के समूह 12 तक यह है आपका डी ब्लॉक का तत्व। समूह 13 से लेकर के समूह 18 तक यह है आपका पी ब्लॉक का तत्व। तो दूसरे से 13 के बीच में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण अलग अलग किपो फनल द्वारा अलग किया जा सकता है? 2 मिश्रण है और उसको अलग किया जा सकता है फनल के, यानी कि पृथक्करण किप के द्वारा। हमारा आंसर तेल और पानी हो जाएगा। यहाँ देखो मिट्टी का तेल है, यहाँ जल है, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है। जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो नीचे है, जिसकी कम है ऊपर है। जल का घनत्व ज्यादा है, जल नीचे है, यहाँ से हम जल को निकाल लेंगे, इसमें बच जाएगा तेल। नमक और पानी का अगर मिश्रण है तो पानी को उड़ा दो का मतलब वाष्पीकृत करवा दो, पानी वाष्पीकृत हो जाएगा, बच जाएगा नमक। तो इसके लिए हम वाष्पीकरण का इस्तेमाल करेंगे। अल्कोहल और पानी को अलग करने के लिए आसवन विधि होता है एक, प्रभाजी आसवन यहाँ पर होगा, प्रभाजी आसवन विधि का हम इस्तेमाल करते हैं जब दोनों कंपोनेंट के बीच में, जैसे यहाँ अल्कोहल और पानी है, इनका जो क्वथनांक होता है, इन दोनों का जो क्वथनांक है उसके बीच अंतर 25 केल्विन से कम होना चाहिए। तो अल्कोहल का जो क्वथनांक है, पानी का जो क्वथनांक है, उसके बीच का जो अंतर है वो 25 केल्विन से कम है। तब हम इसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का इस्तेमाल करते हैं। अल्कोहल और आयोडीन, इसको अलग करने के लिए हम लोग सिंपली आसवन विधि का इस्तेमाल करेंगे। डिस्टिलेशन, यह है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और यह है सिंपली डिस्टिलेशन। आसवन विधि का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब दोनों घटकों के बीच जो क्वथनांक है उनके बीच का अंतर अधिक हो। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है कहलाता है। ये एक दर्पण है, परावर्तक सतह अंदर की ओर है, यानी हम पॉलिश्ड करेंगे बाहर की ओर, लाइट ऐसे आएगा और टकराएगा। ये परावर्तक सतह है अंदर वाला। कौन सा दर्पण है ये? अवतल। ये हमारा राइट आंसर। और उत्तल ऐसा होता है, उत्तल में जो परावर्तक सतह है वो उठा हुआ होता है, उबड़ा हुआ होता है। ये निम्नलिखित में से कौन सा कथन अम्ल के बारे में सत्य नहीं है? अम्ल के बारे में बोला सत्य नहीं है। यह जलीय माध्यम तरल अवस्था में H+ निर्माण करता है, ये तो सही है, हमसे गलत पूछा है। स्वाद में कड़वा होता है,
ये गलत है, ये सही नहीं है, बी हमारा राइट आंसर। नीले लिटमस को लाल परिवर्तित करता है, ये सही है। H2 का निर्माण करता है धातु के साथ अभिक्रिया करने के बाद, और CO2 का कार्बोनेट्स के साथ या फिर बाइकार्बोनेट के साथ, ये भी सही है। जीन उत्परिवर्तन निम्न में से किसके कारण होता है? जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन होता है डीएनए में सडन चेंज के कारण। डीएनए में सडन चेंज के कारण, सडन चेंज बोलना जरूरी है, अचानक से इसमें क्या होता है, चेंज होता है, इसी को हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं। डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं वो कौन कौन से हैं? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इनके जो सीक्वेंस होते हैं इनमें चेंज आता है, तो नाइट्रोजनी क्षारों के अनुक्रम में परिवर्तन। जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थितिज ऊर्जा को डैश बदल लेता है। मान लो एक स्प्रिंग है, आपने उसको दबा दिया, आपने एक बल लगाया और आपने उसको दबा दिया, आकृति चेंज। जब आप छोड़ोगे तो पहले वाली आकृति में वो चला आएगा, वो जो स्प्रिंग है पहले वाली आकृति में चला आएगा। ऐसे वस्तु को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट। तो जब हम इलास्टिक ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, बल लगाते हैं, उसकी आकृति को चेंज करते हैं, तो उसके अंदर स्टोर हो जाती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो संपीड़ित स्प्रिंग है इसके पास कौन सी एनर्जी है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। जैसे ही हम छोड़ेंगे यही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी के अंदर, गतिज ऊर्जा। डैश अल्प विकसित बच्चे को जन्म देता है। ये सवाल ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूं। अल्प अपरिपक्व बच्चे को जन्म देता है कंगारू। कंगारू, कंगारू के पास मार्सुपियल थैली होता है, मार्सुपियल पाउच होता है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर, महिला के अंदर जो बच्चा होता है उसके गर्भाशय में 9 महीने तक उसका डेवलपमेंट होता है। कंगारू के केस में ऐसा नहीं है, वो एक अपरिपक्व इमेच्योर बच्चे को जन्म देता है, फिर उसका जो डेवलपमेंट है ये मार्सुपियल पाउच में होता है। जो आपका क्लास मैमेलिया है, जो क्लास मैमेलिया है इसके अंदर 3 सब क्लास होते हैं। एक है आपका प्रोटोथीरिया, एक है आपका प्रोटोथीरिया, दूसरा होता है मेटाथीरिया, और तीसरा होता है यूथीरिया। ये जो खरगोश है या फिर हम जो मनुष्य है, जो भी आप जानवर जानते हो जो अपने से बच्चे को जन्म देते हैं, वो यूथीरिया के ही अंदर आते हैं। तो जो कुछ भी आप पढ़ते हो जंतुओं के बारे में, स्तनधारी के बारे में, खास करके स्तनधारी के बारे में जो कुछ भी आप पढ़ते हो वो यूथीरिया के ही बारे में होता है। प्रोटोथीरिया के अंदर वो जानवर आते हैं जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जो स्तनधारी है, अंडे देने वाले जानवर नहीं, माफ करना मैंने अंडे देने वाले जानवर बोल दिया है, अंडे देने वाले स्तनधारी, क्योंकि हम लोग स्तनधारी के अंदर है। अंडे देने वाले स्तनधारी प्रोटोथीरिया के अंदर आते हैं। इसमें आपको 2 एग्जांपल्स ध्यान में रखना है। एक है एकिडना, इसी को स्पाइनी एंड ईटर बोलते हैं। दूसरा है डक बिल प्लेटिपस, डक बिल प्लेटिपस। ये 2 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, एकिडना एंड डक बिल प्लेटिपस। ये स्तनधारी है जो अंडे देते हैं। ये जो प्लेटिपस है ये अंडे भी देते हैं और दूध भी देते हैं। ये एकमात्र जानवर है जो कि अंडे भी देते हैं और मिल्क भी देते हैं, मिल्क प्रोड्यूस भी करते हैं। मेटाथीरिया के जो जानवर होते हैं इनके पास क्या होता है? मार्सुपियल पाउच होता है। मार्सुपियल क्या होता है? पाउच होता है, जैसे कि कंगारू। हमारा आंसर यहाँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।